सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 25 अगस्त के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। आज का पहला इंपॉर्टेंट प्रश्न ये आपके सामने है कि अभी हाल ही में सोफी एडेनॉट ये स्पेस वॉक पूरी करने वाली किस देश की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री बन गई हैं? तो सही उत्तर होगा फ्रांस की हैं ये। सोफी एडेनॉट इनका नाम है। अभी यूरोपियन स्पेस एजेंसी की ये अंतरिक्ष यात्री हैं और अभी उन्होंने 18 अगस्त को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के बाहर जाकर स्पेस वॉक किया। स्पेस वॉक का मतलब हो गया जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, जो अंतरिक्ष में जो एक कमरा है जहाँ पे सारे ये लोग जाते हैं। तो ये उस कमरे से बाहर निकले अंतरिक्ष में और वहां पे इन्होंने चहलकदमी की, क्योंकि अंतरिक्ष में आपको पता है वैक्यूम है, हवा तो है ही नहीं, तो जहाँ रहता है वो वहीं अटक जाता है, नीचे गिरता नहीं है, ये आप सबको पता है। तो वहां पे जब ये ऐसे आगे चलते हैं तो उसे स्पेस वॉक कहा जाता है। और बाहर निकल के चलने का क्या मतलब हो गया, ये कुछ मेंटेनेंस वगैरह का जो उनका शिप है, जो ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, उसमें कोई मेंटेनेंस वगैरह काम करने के लिए अगर ये बाहर निकलते हैं तो उसको स्पेस वॉक में काउंट किया जाता है कि हाँ भाई 5 मिनट के लिए स्पेस वॉक किया, 1 घंटे के लिए किया, जितनी देर के लिए भी ये बाहर रहेंगे, ठीक है, तो उसी को स्पेस वॉक कहा जाता है। तो अभी इन्होंने स्पेस वॉक किया और इस तरह से ये फ्रांस की पहली महिला बन गई जिन्होंने स्पेस वॉक किया, या यूं कह दें कि स्पेस वॉक करने वाली वो दूसरी यूरोपीय महिला बनी है। अच्छा, वैसे उनके साथ नासा के अंतरिक्ष यात्री अनिल मेनन भी थे और दोनों ने लगभग 6.5 घंटे तक स्पेस वॉक किया। 6.5 घंटे तक मतलब वो बाहर रहे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से। वैसे साथ में मैं आपको ये भी बता दूं कि अभी तक सबसे ज्यादा समय तक स्पेस वॉक करने का रिकॉर्ड किन के नाम है, पुरुष और महिला दोनों बता रहा हूँ। पुरुषों में बात करेंगे तो अनातोली सोलोविव के नाम है, जो कि रशिया के हैं। लगभग 82 आवर तक वो स्पेस वॉक कर चुके हैं। अब ये ऐसा नहीं है कि एक ही बार में उन्होंने इतना लंबे समय तक किया है, टुकड़ों में गए, और वो भी मैंने बता दिया 16 बार उन्होंने स्पेस वॉक किया है और उसका टोटल समय इतना है। वहीं महिलाओं में देखेंगे सबसे ज्यादा समय तक स्पेस वॉक करने वाली महिला सुनीता विलियम्स है। 62 आवर तक उन्होंने स्पेस वॉक किया, ठीक है। अच्छा, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से एक प्रश्न याद आएगा, वहां पर जाने वाले अभी पहले भारतीय बने थे कौन? शुभांशु शुक्ला। वे लखनऊ से हैं, अभी अशोक चक्र सम्मान मिला और उनकी बुक भी आई है द सेकेंड ऑर्बिट। तो ये सारे पॉइंट आपके करंट अफेयर्स के हैं, ये तो आपको ध्यान होने ही चाहिए। बाकी ये प्रश्न भी अच्छा है, आपका ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में भारतीय नौसेना में शामिल तीसरा एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट ये कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा मंगरूल। अभी 21 अगस्त को ही भारतीय नौसेना को मंगरूल नाम का एक नया युद्धपोत मिल गया है। इसे किसने बनाया है? कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड कोच्चि ने बनाया है। अच्छा, इसका मतलब क्या हो गया? एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट। तो ये एक छोटा युद्धपोत होता है जिसका काम है समुद्र में कम गहरे पानी में दुश्मन की पनडुब्बियों को ढूंढना, उनके सबमरीन्स को ढूंढना और उनको नष्ट करना, ये इसका मुख्य काम होता है। इन्हें कभी कभी पॉकेट वॉरशिप भी कहा जाता है, साइज में छोटे होने के कारण। और अभी जो ये तीसरा शामिल हुआ है उसका नाम जो मंगरोल रखा है, ये नाम गुजरात के जूनागढ़ जिले के तटीय शहर मंगरोल के नाम पर रखा गया है। अच्छा, अब इसकी पूरी हिस्ट्री में आपको बताता हूँ, ध्यान से सुनना। ये जो एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट है, इस तरह के टोटल 16 बनने हैं, ठीक है। अब ये 16 कौन कौन बनाएगा भैया? तो 8 बनाएगा कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड और 8 बना रहा है गार्डन रिच बिल्डर्स एंड इंजीनियर। दोनों 8-8 बना रहे हैं। अब दोनों की बात कर लेते हैं, अभी तक किसने कितने बना लिए। ये जो गार्डन रिच बिल्डर एंड इंजीनियर कोलकाता है, इसने 8 में से 4 बना लिए हैं, ठीक है। 4 कौन कौन से हैं? एक है, पहला था INS अर्नला, और उसके बाद जो सारे बने इसके अंदर वो अर्नला श्रेणी के कहलाएंगे। तो पहला अर्नला था, फिर दूसरा INS एंड्रोथ था, फिर तीसरा था INS अंजदीप, और चौथा इसने बनाया INS अग्रे। वहीं कोचिन शिपयार्ड जो बना रहा है, ये 8 में से 3 बना चुका है। अभी जो तीसरा हमने बात की है वो इसी का है, मंगरोल। तो इसका जो पहला था वो माहे, तो इसके अंदर जो भी आएंगे वो सारे माहे श्रेणी के कहलाएंगे। तो पहला माहे, दूसरा मालवन और तीसरा ये मंगरोल हो गया, ठीक है। तो मैं आपको ये बिल्कुल डिटेल में और बिल्कुल कम शब्दों में स्पेसिफाई करके, आप देखोगे कितना अच्छा प्रेजेंटेशन मैंने करके दिया है आपको। मुझे भी अच्छा लगता है, मेहनत जरूर लगती है, लेकिन मुझे भी अच्छा लगता है। जब मुझे अच्छा लग रहा है तो जो पढ़ने वाले स्टूडेंट होंगे उनको भी अच्छा लगेगा। लग रहा है ना वाकई अच्छा, ज़्यादा घसर पसर भी नहीं है, प्रेजेंटेशन बहुत प्यारा लग रहा है, और कलर डालने से तो और अच्छा लगता है। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि कहीं जगह आपको पढ़ने को मिल सकता है कि अभी जैसे ये तीसरा हमने प्रश्न यही था कि तीसरा वाला कौन सा है, तो मंगरोल है। कई जगह बताएंगे पहला और दूसरा कौन सा था, तो कई जगह अर्नला और
एंड्रोथ को पहला दूसरा बता सकते हैं, कई जगह माहे मालवीन को बता सकते हैं, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कहाँ ये बता रहे, कहाँ ये बता रहे। तो इसीलिए मैंने आपको डिटेल में बता दिया ताकि अब आपको क्लियर रहे कि पहला दूसरा अर्नला एंड्रोथ को ही कहता है तो वो भी सही है, माहे मालवन कहता है तो वो भी सही है, लेकिन वो पूरी जानकारी नहीं है। पूरी जानकारी ये है कि अर्नला एंड्रोथ पहला दूसरा है, लेकिन कौन बना रहा है, किसका पहला दूसरा, गार्डन रिच शिप बिल्डर का, और माहे मालवन ये कोचिन शिपयार्ड का पहला दूसरा। और ये जो मंगरोल जो आज हम बात कर रहे हैं ये किस श्रेणी का है, ये माहे श्रेणी का है, ये अर्नला श्रेणी का नहीं है। मतलब ये कोचिन शिपयार्ड बना रहा है, इसलिए माहे श्रेणी का बोल रहे हैं, क्योंकि उसने जो पहला बनाया था उसका नाम माहे था। और ये जितने भी जहाज बनेंगे ना, ये 16 बनने हैं, ये सभी जहाज सोवियत संघ में निर्मित अभय श्रेणी के जहाजों की जगह लेंगे। उन अभय श्रेणी के जहाजों को 1989 में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया था। ठीक है, तो ये भी मैंने आपको बता दिया ये सारे जहाज किन की जगह लेंगे। तो मंगरोल की हमने यहाँ पे बात करी है, ध्यान में रखना, अच्छा प्रश्न है। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में पृथ्वी पर सबसे पुराने जीवन के प्रमाण की खोज कहां पर हुई है? तो आंसर होगा भारत में ही हुई है। तो प्रश्न इंपॉर्टेंट हो जाता है। अभी वैज्ञानिकों को भारत में ऐसे सबूत मिले हैं जिनसे पता चलता है कि लगभग 3.5 अरब साल पहले भी पृथ्वी पर बहुत छोटे जीव यानी कि सूक्ष्म जीव जिन्हें माइक्रोब्स कहते हैं ये मौजूद थे। यानी कि पृथ्वी बनने के कुछ समय बाद ही जीवन की शुरुआत हो चुकी थी। अच्छा, ये सबूत कहाँ मिले भैया? तो ये खोज अभी सिंहभूम क्रेटन में हुई है, जो कि मुख्य रूप से झारखंड और उड़ीसा के क्षेत्र में फैला हुआ है। तो सिंहभूम क्रेटन ये भारत की बहुत प्राचीन चट्टानी संरचनाओं में से एक है। और ये जो सबूत है ये किस चट्टान में मिले हैं? तो वैज्ञानिकों को भीतड़दारी की कार्बन युक्त बेंडेड चर्ट चट्टान में ये संकेत मिले हैं। चर्ट जो चट्टानें होती है ये बहुत कठोर और सिलिका से बनी हुई चट्टानें होती है। इनकी खासियत ये होती है कि इसमें बहुत पुराने जैविक पदार्थ भी लंबे समय तक सुरक्षित रह सकते हैं। तो लगभग 3.5 अरब साल पहले झारखंड उड़ीसा के क्षेत्र में मौजूद समुद्री या जलीय वातावरण में समुद्री जीवी जीवन के प्रमाण अभी मिले हैं। हाँ, ये थोड़ा सा माइंड में रखना, ये कोई इंसानी या बड़े जानवरों की बात यहाँ पे नहीं हो रही है, बल्कि बेहद छोटे सूक्ष्म जीवों की माइक्रोब्स की बात हो रही है, जीवन खोजने की बात हो रही है। और ये खोज महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि इससे वैज्ञानिकों को ये समझने में मदद मिलेगी कि पृथ्वी पर जीवन कितनी जल्दी शुरू हुआ था, शुरुआती पृथ्वी का वातावरण कैसा था, शुरुआती सूक्ष्म जीव किस तरह जीवित रहते थे, और भविष्य में, और इस तरह से भविष्य में दूसरे ग्रहों पर जीवन के संकेत खोजते समय किन चीजों को देखना चाहिए। ठीक है, तो प्रश्न हमारा यही था कि पृथ्वी पर सबसे पुराने जीवन के प्रमाण अभी भारत में खोजे गए हैं। तो प्रश्न हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, कहां पर है, क्या है, सब हमने देख लिया, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में भारतीय सेना ने ड्रोन संचालन और प्रतिरक्षा के लिए पहली बटालियन जिसका नाम रखा है बाज, इसका गठन अभी कहां पर किया? तो आंसर होगा पंजाब में। ये भी अच्छा प्रश्न है। अभी भारतीय सेना ने पंजाब में ड्रोन से लैस एक नई बाज बटालियन बनाई है। इसका मुख्य काम युद्ध के समय आसमान से निगरानी करना और सैनिकों को तुरंत जानकारी देना होगा। तो ये बटालियन सेना की आंख की तरह काम करेगी, क्योंकि इसमें जो ड्रोन होंगे वो आसमान में उड़कर दुश्मन की गतिविधियों पर नजर रखेंगे, तो हमें ये जानकारी देते रहेंगे। तो एक तरह से सेना की आंख की तरह ये बटालियन काम करने वाली है। और बता दूं, इसे जालंधर स्थित जो सेना है उसकी जो 11वीं कोर है, जिसे वज्र कोर भी कहा जाता है, ये उसी के अंतर्गत परिचालन में इसको लाया गया है। ये उसी के अंतर्गत एक बटालियन बनाई गई है जिसका नाम है बाज, जो कि ड्रोन से लेस एक बाज बटालियन होगी, जो कि निगरानी करने का काम करेगी। और अभी भारतीय सेना ने इसे पंजाब में सीमावर्ती क्षेत्रों और पश्चिमी मोर्चों पर निगरानी बढ़ाने के लिए गठित किया है। पाकिस्तान की सीमा पर, भारत पाकिस्तान की सीमा पर अभी ये निगरानी करने का काम करेगी। अच्छा, जालंधर स्थित जो सेना की 11वीं कोर है उसी के अंदर ये काम करेगी। तो जालंधर से याद आएगा, अभी कुछ दिन पहले ही हमने पढ़ा था, राष्ट्र महिला आयोग ने पंजाब के जालंधर में महिलाओं के डिजिटल सशक्तिकरण के लिए यशोदा AI पहल की शुरुआत की थी, पढ़ा था हम लोगों ने। अच्छा, जब इस ड्रोन बटालियन की हम बात कर रहे हैं तो आपको एक भैरव बटालियन भी याद आएगी, ये भी हम पढ़ चुके हैं। तो भारतीय सेना ने ड्रोन से होने वाली आधुनिक लड़ाई से निपटने के लिए राजस्थान के नसीराबाद में एक खास यूनिट बनाई थी, जिसे भैरव बटालियन कहा था। इसे पहली बार जनवरी 2026 में जयपुर में जो आर्मी डे परेड हुआ था उसमें सार्वजनिक रूप से दिखाया गया था। तो भैरव बटालियन क्या है, याद रखना, भारतीय सेना की ड्रोन केंद्रित तेज और आधुनिक लड़ाकू ये यूनिट है। और जो आज हमने बात की है वो बाज बटालियन। अब ड्रोन से ही संबंधित कुछ प्रश्न मैं आपको कर रहा हूँ, रिवाइज कर रहे हैं मतलब।
तो असम राइफल्स ने एडवांस ड्रोन ट्रेनिंग के लिए किसके साथ समझौता किया? ट्रिपल आईटी मणिपुर। सक्षम क्या है? भारतीय सेना ने स्वदेशी एंटी ड्रोन ग्रिड सक्षम को लॉन्च किया। भारत ने इजराइल से हेरॉन मार्क 2 ड्रोन खरीदने के लिए समझौता किया। उसके अलावा भारत का पहला एआई पावर्ड एंटी ड्रोन पेट्रोल व्हीकल का नाम है इंद्रजाल। भारतीय सेना ने गौरव नाम से एक नई स्पेशल फोर्स का गठन किया जो ड्रोन युद्ध में माहिर है। भारत की पहली ड्रोन सिटी किस राज्य में बनाई जाएगी? ओरवाकल, कुर्नूल डिस्ट्रिक्ट, आंध्र प्रदेश में। पहली पूर्ण महिला ड्रोन संचालन इकाई जिसका नाम है दुर्गा ड्रोन स्क्वाड्रन, इसको भी अभी शुरू किया गया। किसने? बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने। और इसके लिए जो महिलाओं को ट्रेनिंग दी गई ग्वालियर में। भारत और यूरोपीय संघ में अभी इन दोनों ने ड्रोन पर केंद्रित पहले संयुक्त आतंकवाद विरोधी अभ्यास का आयोजन किया था मानेसर गुरुग्राम में। भारत का पहला एम्फीबियस ड्रोन का नाम है अवतार। एम्फीबियस मतलब ये पानी के अंदर भी रहेगा और पानी के बाहर भी काम करेगा। ठीक है, तो ये ड्रोन से कुछ प्रश्न थे हमारे करंट अफेयर्स के, वो ध्यान रखना। अच्छा, ये एक दो प्रश्न और देखो। अभी ये रक्षा मंत्रालय ये नेशनल मिलिट्री ड्रोन टेक्नोलॉजी हब को कहां पर विकसित करेगा? आईआईटी कानपुर में। और फॉल्कन स्ट्राइक के बारे में हमने पढ़ा था अभी 2-3 दिन पहले ही। अमेरिका की पहली मल्टीनेशनल मल्टी डोमेन अटैक ड्रोन टास्क फोर्स है ये। अमेरिका और उसके सहयोगी देश मिलकर के इसमें ड्रोन का उपयोग करेंगे। ठीक है, तो ध्यान रखना ये सब। अगला देखते हैं प्रश्न। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद ने BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप में अभी कौन सा पदक जीता है? तो सही उत्तर हो जाएगा ब्रॉन्ज मेडल। तो इंपॉर्टेंट प्रश्न मार्क करना, सारी इंपॉर्टेंट बात जो भी इंपॉर्टेंट जानने के लिए हमारे लिए जरूरी होगा वो सारी बात बताऊंगा, ध्यान से सुनो। 2026 BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप की हम बात कर रहे हैं। अभी इसका 30वां संस्करण हुआ था, 17 से लेकर 23 अगस्त तक हुआ। कहां पर हुआ ये भारत में हुआ था, इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम नई दिल्ली में। भारत ने 17 सालों के बाद इसकी मेजबानी की थी। लास्ट टाइम 2009 में भारत ने इसको होस्ट किया था जब ये हैदराबाद में हुआ था। ठीक है, अभी इसको छोड़ो, अभी हम डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि इसमें किसने क्या जीता। तो वुमेन सिंगल की पहले बात करें तो इसमें विजेता रही है आंसी यांग जो साउथ कोरिया की प्लेयर हैं, और इन्होंने हराया है जापान के अकाने यामागुची को। तो इस तरह से आंसी यांग का ये दूसरा विश्व चैंपियनशिप खिताब है, मतलब दूसरी बार इन्होंने ये खिताब जीता है। इससे पहले 2023 में इन्होंने जीता था। और आपको ये भी बता दूं कि वर्तमान में दुनिया की नंबर 1 महिला बैडमिंटन प्लेयर हैं ये आंसी यांग। अच्छा, पुरुषों में बात करें कि मेन सिंगल का खिताब किसने जीता, तो एलेक्स लेनियर ने ये खिताब जीता है जो फ्रांस से हैं। इन्होंने हराया है जापान के कोडाई नाराओका को। और इस तरह से वो ये चैंपियनशिप में पुरुष सिंगल मेन सिंगल का खिताब जीतने वाले पहले फ्रांसीसी खिलाड़ी बन गए। वहीं अगर विमेन्स डबल्स की बात करते हैं तो ये हमारे काम की है क्योंकि इसमें भारत आ गया, यानी कि महिला युगल में भारत ने यहाँ पे ब्रोंज जीता है। भारत की किन दो खिलाड़ियों ने? त्रिशा जोली और गायत्री गोपीचंद ने यहाँ पे ब्रोंज मेडल जीता है। और आप यूं कहोगे कि विमेन्स डबल्स में 15 साल के बाद भारत ने इस चैंपियनशिप में कोई मेडल जीता है, क्योंकि इससे पहले 2011 में ज्वाला गुट्टा और अश्विनी पोनप्पा ने ब्रोंज मेडल जीता था। ठीक है, तो ये चैंपियनशिप कहां पर हुई, कौन सा संस्करण था, वुमेन सिंगल किसने जीता, मेन सिंगल किसने जीता, उसके बाद भारत का परफॉर्मेंस कैसा रहा, भारत ने टोटल कितने मेडल जीते? तो हमने कहा भारत ने एक ही मेडल जीता है, वो भी ब्रोंज मेडल जीता है। ब्रोंज भी किसमें आया? वुमेन्स डबल्स में। वुमेन्स डबल्स में भी कौन कौन है? वो त्रिशा जोली और गायत्री गोपीचंद है। ठीक है, तो इस टूर्नामेंट में अगर पूरे टूर्नामेंट के इतिहास में बात करते हैं तो अभी तक भारत ने इसमें टोटल 16 मेडल जीते हैं। 1 गोल्ड अभी तक हमारे पास आया है, 4 सिल्वर और अभी टोटल 11 ब्रोंज मेडल हो चुके हैं। अब आप पूछना चाहोगे ये 1 गोल्ड अभी कौन लेकर के आई है? आज तक के इतिहास में इस चैंपियनशिप में एक ही गोल्ड हमारे पास आया है, तो वो कौन है? तो वो लेकर के आई थी पीवी सिंधु 2019। इसमें जो पहला मेडल हमारे पास आया था प्रकाश पादुकोण लेकर के आए थे 1983 में, ब्रोंज मेडल लेकर के आए थे। ठीक है, मेडल टेली भी आप देख सकते हो। सबसे ज्यादा नहीं कहूंगा, या यूं कहेंगे कि पहले स्थान पर कौन है? साउथ कोरिया है। मैं यूं कहने वाला था सबसे ज्यादा, एक्चुअली में सबसे ज्यादा से मतलब नहीं होता। यहाँ देखा जाता है कि सबसे ज्यादा गोल्ड किसके पास है, फिर सिल्वर किसके पास है, फिर ब्रोंज किसके पास। अब आप देखोगे साउथ कोरिया के पास टोटल 3 मेडल है, लेकिन सबसे ज्यादा मेडल किसके पास है? चाइना के पास है 6, लेकिन फिर भी चाइना तीसरे स्थान पर है। क्यों? क्योंकि गोल्ड से कंपेयर किया जाता है। तो चाइना के पास एक ही गोल्ड है, साउथ कोरिया के पास 2 गोल्ड है। अब आप कहोगे फ्रांस के पास भी तो 2 है। ठीक है, अगर जिसके पास गोल्ड 2 होगा फिर कंपेयर होगा सिल्वर से, और सिल्वर भी जिसके पास बराबर होंगे फिर कंपेयर होगा ब्रोंज से। अब देखो ब्रोंज फ्रांस के पास नहीं है, ब्रोंज किसके पास है? साउथ कोरिया के पास, तो उसको पहला स्थान मिला, मतलब उससे ऊपर वो आया। अब आपके मन में आएगा कि अगर 2 देश ऐसे हो जिनके पास सारे मेडल एक जैसे हो तो फिर उनको एक ही रैंकिंग में रखा जाएगा।
फ्रांस और साउथ कोरिया संयुक्त रूप से पहले स्थान पर रहे, फिर ऐसे होता। ठीक है, तो अभी वाले केस में साउथ कोरिया पहले स्थान पर है, फिर फ्रांस, फिर चाइना, और भारत को देखोगे तो आप भारत 7वें स्थान पर है। अब देख लो ना, ये जैसे कि कनाडा, इंडिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड, इनके पास एक ही मेडल है और वो भी ब्रोंज। ठीक है, तो सबको 7वें स्थान पर रखा गया है। बात समझ में आ गई? अच्छा, एक पॉइंट मैं आपको और बताऊं, अभी कुछ समय पहले हमने अर्जुन पुरस्कार की बात की थी, तो उसमें भी त्रिशा जोली और गायत्री गोपीचंद का नाम आपको देखने को मिलेगा। अर्जुन पुरस्कार के लिए इनको चुना गया है। अब आपके लिए होमवर्क प्रश्न देता हूं, अभी टोटल कितने खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार के लिए चुना गया? ये प्रश्न मैंने आपको 2 बार करवाया है, एक तो डेली करंट अफेयर्स की क्लास में, और जब भी वीकली हम करते हैं अभी संडे को, तब करवाया है। तो इसीलिए वीकली इंपॉर्टेंट है उनके लिए जो खुद से रिवीजन नहीं कर पाते हैं, क्योंकि जब आप डेली करंट अफेयर्स भी मुझसे पढ़ रहे हो और वीकली भी अगर मैं ही आपको पढ़ा रहा हूँ, तो जब मेरी आवाज आप सुनोगे, उसी लय में, उसी रिदम के साथ मैं आपको चीजें बताऊंगा, वही शीट आपको दिखाऊंगा, तो अपने आप आपका माइंड प्रोसेस करने लगता है। मेरी आवाज अपने आप आपके माइंड में गूंजती है कि हाँ, ये बात उस वक्त भी कही गई थी, वापस से कही जा रही है, तो चीजें क्लियर होती हैं। बाकी और ये देख लो, बैडमिंटन, बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया स्टैटिक, 1934 में स्थापना होती है, नई दिल्ली में मुख्यालय है, हेड है हेमंत बिस्वा शर्मा, जो असम के मुख्यमंत्री भी हैं। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन की बात करोगे तो इसकी भी स्थापना होती है 1934 में, हेडक्वार्टर कुआलालंपुर मलेशिया, प्रेसिडेंट है खुन्यिंग पटामा, जो थाईलैंड से है। और इसके कुछ कप्स की बात करें तो थॉमस कप, उबेर कप, सुदेरमन कप, नारंग कप, रहमतुल्ला कप, चड्डा कप, इन सबका संबंध बैडमिंटन से है। ठीक है, ध्यान रखना। अगला देखते हैं प्रश्न। फिर देखो अगले में क्या पूछ रहे हैं कि नीरज चोपड़ा ने लॉजेन डायमंड लीग 2026 में अभी कौन सा पदक जीता? तो इन्होंने यहाँ पे सिल्वर मेडल जीता है, लॉजेन डायमंड लीग 2026, और सिल्वर जीता, दूसरे स्थान पे रहे नीरज चोपड़ा। 88.05 मीटर का थ्रो इन्होंने यहाँ पर किया। और पहले स्थान पे कौन रहे? तो पहले स्थान पे यहाँ पे रहे श्रीलंका के रुमेश थरंगा, 88.14 मीटर का उन्होंने थ्रो किया। तो आप देखोगे केवल 0.09 मीटर से ये पीछे रह गए। तो लॉजेन डायमंड लीग क्या है? ये स्विट्जरलैंड के लॉजेन शहर में होने वाली एक बड़ी अंतर्राष्ट्रीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता है, और इसको एथलेटिसिमा भी कहा जाता है। ये वांडा डायमंड लीग सीरीज का ही एक चरण है, मतलब पूरे साल अलग अलग शहरों में डायमंड लीग की प्रतियोगिताएं होती है। खिलाड़ी इसमें अच्छा प्रदर्शन करते हैं और जो भी उनको अंक मिलते हैं उन सबको एक साथ लास्ट में जोड़ा जाता है, और उन्हीं अंकों के आधार पर खिलाड़ी डायमंड लीग फाइनल के लिए क्वालिफाई करता है, और फाइनल जो जीत जाता है उसे डायमंड लीग चैंपियन कहा जाता है, डायमंड ट्रॉफी उसको मिलती है। ठीक है, तो अभी जो हम बात कर रहे हैं लॉजेन डायमंड लीग की बात कर रहे हैं, सिल्वर जीता यहाँ पे नीरज चोपड़ा ने। नीरज चोपड़ा से अभी याद आएगा, कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे, यहाँ पे नीरज चोपड़ा ने भी सिल्वर ही जीता था, और वहां पे भी ये जो श्रीलंका के हैं रुमेश थरंगा, उन्होंने गोल्ड जीता था। नीरज चोपड़ा पद्मश्री इनको मिल चुका है 2022 में, अर्जुन अवार्ड 2018 में मिल चुका है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2021 में मिल चुका है, विशिष्ट सेवा पदक 2021 में, और परम विशिष्ट सेवा पदक 2022 में इनको मिल चुका है। और इन्होंने जो टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड जीता था, उसी के सम्मान में हम लोग भाला फेंक दिवस के रूप में मनाते हैं। कब? 7 अगस्त को। ठीक है, ध्यान रखना ये सब। अगला देखते हैं प्रश्न। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में भारत का पहला बड़े पैमाने का बायोपॉलीमर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट कहां पर शुरू होगा? तो सही उत्तर होगा उत्तर प्रदेश में। तो उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खिर्री जिले के गोला गोकर्णनाथ क्षेत्र में भारत का पहला एक बड़ा बायोपॉलीमर प्लांट ये बन रहा है। इसे कुंभी चीनी मिल परिसर में बनाया जा रहा है। अच्छा, कौन बना रहा है? तो इसे बलरामपुर चीनी मिल्स लिमिटेड बना रही है, और इसमें जो प्रोडक्ट बनेगा उसे बलरामपुर बायोयुग ब्रांड नेम के साथ लॉन्च किया जाएगा। अच्छा, बनेगा क्या यहाँ पे? एक्चुअली में यहाँ पे पहले गन्ने से चीनी बनाई जाएगी, और फिर उसी चीनी का इस्तेमाल करके पॉलीलैक्टिक एसिड बनाया जाएगा। अब ये क्या होता है? तो पॉलीलैक्टिक एसिड आप यूं समझो, ये एक ऐसा प्लास्टिक होगा जो पौधों या शुगर जैसे प्राकृतिक स्रोतों से बनता है, और ये सामान्य जो प्लास्टिक होता है उसकी तुलना में पर्यावरण के लिए बेहतर विकल्प माना जाता है। तो पीएलए यानी कि पॉलीलैक्टिक जो एसिड है, ये एक प्रकार का बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक आप कह सकते हो। तो यही यहाँ पर बनेगा। इसके लिए कितना पैसा लग रहा है, कितनी क्षमता होगी? तो लगभग 3080 करोड़ रुपए लग रहे हैं। इसकी क्षमता होगी 80,000 टन प्रति वर्ष उत्पादन की। तो ये भारत का पहला बायोपॉलीमर प्लांट होगा, जो कहां पर बन रहा है? उत्तर प्रदेश में बन रहा है। ठीक है, सारे पॉइंट मैंने क्लियर कर दिए यहाँ से। कहां बन रहा है, कौन बना रहा है, किस ब्रांड नेम से इसको बेचा जाएगा, क्या बनेगा, क्या लागत है, क्या क्षमता है। ठीक है, बाकी कुछ इसी तरह से प्लांट्स जो न्यूज में रहे थे, संयंत्र, वो मैं आपको एक बार रिवाइज कराने की कोशिश कर देखना। भारत का पहला
सुपर कैपेसिटर प्लांट, इसका अनावरण किया था कहाँ पर? केरल के कन्नूर में। भारत का पहला ऑयल पाम प्रोसेसिंग प्लांट कहाँ पर खुला? अरुणाचल प्रदेश में। उत्तर भारत का पहला परमाणु संयंत्र कहाँ पर खुला? हरियाणा में। बायो सीएनजी प्लांट वाली भारत की पहली आधुनिक गौशाला लाल टिपारा गौशाला का उद्घाटन किया गया था ग्वालियर में। अपना अंतिम कोयला बिजली प्लांट बंद करने वाला G7 कंट्री बना था इंग्लैंड। भारत का पहला CO2 से मेथनॉल पायलट प्लांट ये कहाँ पर बनेगा? पुणे में। उत्तर भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट बनेगा हिमाचल के दबोटा में। देश का पहला स्वचालित जैव चिकित्सा अपशिष्ट उपचार संयंत्र जिसका नाम है सरजनम, ये शुरू हुआ एम्स दिल्ली में। भारत का पहला PPP ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट बनेगा इंदौर में। भारत का पहला गैलियम नाइट्राइड आधारित सेमीकंडक्टर प्लांट किस राज्य में बनेगा? छत्तीसगढ़ में। और टाटा कंपनी और एयरबस ये कर्नाटक के कोलार जिले में भारत का पहला मेड इन इंडिया H125 हेलीकॉप्टर असेंबली प्लांट इन्होंने स्थापित किया। देश का पहला पूर्णतः स्वदेशी रूप से विकसित 50 किलोवाट भूतापीय संयंत्र ये स्थापित होगा अरुणाचल प्रदेश के तवांग जिले में। उत्तर प्रदेश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट स्थापित किया गया गोरखपुर में। और भारत के नोएडा में पहली मोबाइल टेम्पर्ड ग्लास फैक्ट्री का उद्घाटन किया गया था। उसके अलावा जापानी कंपनी है TDK कॉरपोरेशन, इसने लिथियम आयन बैटरी प्लांट का उद्घाटन किया था हरियाणा के सोहना में। और भारत का पहला बैम्बू बेस्ड बायो रिफाइनरी इसको बनाया जा रहा है असम के नुमालीगढ़ में। ठीक है, तो ये सब न्यूज में थे आपके प्रश्न, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि अभी हाल ही में मिस यूनिवर्स इंडिया 2026 का खिताब किसने जीता? तो आंसर होगा यहाँ पे केजिया लिज मेजो ने। तो मिस यूनिवर्स इंडिया 2026 की हम बात कर रहे हैं, नाम तो ऐसा लग रहा है किसी अंग्रेज का है, तो अंग्रेज नहीं है, ये केरल के रहने वाली 19 साल की एक लड़की है और उन्होंने ही मिस यूनिवर्स इंडिया 2026 का खिताब जीत लिया है। और अब ये नवंबर में जो प्यूर्टो रिको में जो 75वीं मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता होगी उसमें भारत को रिप्रेजेंट करेंगी। तो क्या नाम है? केजियो लिज मेजो। तो ये केजियो लिज मेजो केरल से हैं। आपको 3 इंपॉर्टेंट प्रश्न में इसी से संबंधित जो हैं वो रिवाइज करवाता हूँ। अभी लेटेस्ट हमने पढ़ा था मिस इंडिया 2026 का खिताब किसने जीता? साध्वी सेल ने जीता, जो गोवा से बिलोंग करती हैं और इसका आयोजन अभी भुवनेश्वर में हुआ था, 61वां संस्करण था। वहीं बात करें लेटेस्ट है ये, ठीक है, 2025 वाले कि मिस वर्ल्ड 2025 का जो आयोजन हुआ था ये भारत में हुआ था, तेलंगाना में 72वां संस्करण था, उसको जीता था ओपल सुचाता ने जो थाईलैंड से है। वहीं मिस यूनिवर्स का जो आयोजन हुआ था थाईलैंड में हुआ था, 74वां संस्करण था, इसको जीता था फातिमा बोस ने, वो मैक्सिको से है। ठीक है, तो ज़्यादा कुछ नहीं, तो ये 3 तो याद रखना ही रखना। एक ये जरूर देख लो आप, 48वां मिस यूनिवर्स 2025 का जो आयोजन मनीला फिलीपींस में हुआ था उसको शेरी सिंह ने जीता था और पहली भारतीय बनी थी इस टाइटल को जीतने वाली। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आप जरूर ध्यान में रख लो, बाकी आपका काम चल जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में भारत की पहली 100% स्वदेशी AK-203 राइफल का नाम क्या रखा है? तो आंसर होगा शेर। तो भारत ने AK-203 असॉल्ट राइफल का भी पहला पूरी तरह स्वदेशी संस्करण बना लिया है और इसका नाम इन्होंने शेर रखा है। कहाँ बनाया गया? इसे उत्तर प्रदेश के अमेठी के कोरवा कारखाने में बनाया गया है। इसे बनाने वाली कंपनी कौन सी है? इंडो रशियन राइफल्स प्राइवेट लिमिटेड, इसने इसको बनाया है। तो आप कहोगे अभी तक, या यूं कह दूं कि पहले भारत में AK-203 बनाने के दौरान कुछ सामान या कुछ पार्ट्स हम विदेशों से लेते थे, लेकिन अभी जो इन्होंने शेर नाम से जो राइफल बनाई है उसमें इन्होंने दावा किया कि इसके सभी पार्ट्स भारत में बने हैं, इस्तेमाल जो भी कच्चा माल हुआ है वो भी भारत का है, यानी कि इस प्रोटोटाइप में 100% भारतीय सामग्री का इस्तेमाल हुआ है, इसीलिए इसको पूर्ण स्वदेशीकरण कहा जा रहा है। ठीक है, और ये जो कंपनी है ना, इंडो रशियन राइफल्स प्राइवेट लिमिटेड, आपने पढ़ा होगा भारत और रशिया ने मिलकर के 2019 में ये कंपनी बनाई थी अमेठी यूपी में। पहले भी हम कई बार इसका जिक्र कर चुके हैं और इसी कंपनी ने ये अभी AK-203 राइफल का उत्पादन किया है। ठीक है, तो प्रश्न ऐसे आ सकता है, AK-203 राइफल का उत्पादन कहाँ पे किया जा रहा है? तो अमेठी में किया जा रहा है। नाम क्या रखा है? शेर, ये जरूर ध्यान में रखना। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में महिला सरकारी कर्मचारियों को एक बार में कितने दिनों का मातृत्व अवकाश मिलेगा? तो एक बार में पूछ रहे हैं तो आंसर हो जाएगा 180 दिन। तो अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने महिला सरकारी कर्मचारियों के लिए मातृत्व अवकाश जो मैटरनिटी लीव होती है उसके नियमों को आसान कर दिया है, उसमें कुछ बदलाव किए हैं। पहले क्या नियम था, पहले ये समझो। तो महिला जो सरकारी कर्मचारी होती थी उनको 180 दिन यानी कि 6 महीने का मैटरनिटी लीव मिलता था और उनका जो भी पूरा सेवा काल है, जो भी उनका सर्विस पीरियड है, तो उसमें कहा जाता था कि ये अवकाश आप 2 बार उठा सकते हो।
तो इससे क्लियर होता है कि 2 बार वो बच्चे पैदा कर सकती है। मतलब बच्चे तो कितनी बार भी पैदा करो, लेकिन अगर आप सर्विस में हो और अगर आपको ये फ़ायदा उठाना है छुट्टी वाला, तो ये आपको 2 बार मिलेगा। 2 बार मिलेगा मतलब सरकार कहना चाहती है कि 2 बच्चे आप पैदा कर सकते हैं सर्विस में रहते हुए। लेकिन उसमें प्रॉब्लम क्या थी? उसमें भी ये कहते थे कि पहली और दूसरी बार का जो आपको ये मैटरनिटी लीव है ना, उसके बीच में 2 साल का अंतर ज़रूरी है। जैसे आपने अभी बच्चा पैदा कर लिया 2026 में, तो आपको 180 दिन की छुट्टी मिल गई, ठीक है। अब जो अगला बच्चा आप पैदा करोगे ना, वो 2 साल बाद करोगे, तभी आपको अगली 180 दिनों की छुट्टी मिलेगी। अगर उसके पहले आपने दूसरा बच्चा पैदा कर लिया है, दूसरा बच्चे का जन्म हो गया या दूसरी बार आप प्रेग्नेंट हो गई, तो फिर आपको वो छुट्टी नहीं मिलेगी। पहले ये प्रॉब्लम आ रही थी, तो अब इन्होंने बदलाव कर दिया कि हाँ भाई, आपके सर्विस पीरियड में आपको 2 बार ही मिलेगा 180 दिन का जो मातृत्व अवकाश हम दे रहे हैं, उसमें कोई बदलाव नहीं है। लेकिन जो हमने गड़बड़ी कर रखी थी ना कि 2 साल का इंतजार करना होगा, भाई ये जरूरी थोड़ी ना है। कोई लेडी प्रेग्नेंट क्या 2 साल बाद ही हो, अंदर भी हो सकती है। वैसे तो जो नियम कहते हैं वो कहते हैं कि बच्चों के बीच का अंतर 3 साल का होना चाहिए, लेकिन कई बार नहीं होता। अब नहीं हुआ तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है उसको यार मैटरनिटी लीव की जरूरत है, उस महिला को माँ बन रही है वो, बच्चे का स्वास्थ्य है, खुद का स्वास्थ्य है। अब आपके नियम के हिसाब से आप कह दो कि भैया छुट्टी नहीं दें तो कैसे काम चलेगा? तो उस जो प्रॉब्लम थी, वो एरर आ रही थी, उसको हटा दिया इन्होंने। कहा कि अब ठीक है, अब वो 2 साल वाला जो इंतजार करना था उसको हम हटा रहे हैं। आप 2 साल पूरे होने से पहले भी वो 180 दिन की छुट्टी आप ले सकते, ठीक है। अच्छा, इसी तरह का एक प्रश्न अभी कुछ दिन पहले हमने पढ़ा था, तमिलनाडु में वो केस हुआ था। वहां के लोगों के तो मजे ही मजे हैं। उसमें क्या था, पहला और दूसरे बच्चे में तो वो 1-1 साल की छुट्टी देते हैं भाई। अभी नया नियम नहीं है, ये तो पहले से ही देते आ रहे हैं। नया नियम तो अब उन्होंने ये कर दिया, जो तीसरा बच्चा होगा उसमें भी 1 साल की छुट्टी देंगे। ये है वहां मजे, ठीक है। अब लेकिन बात तो हमारे उत्तर प्रदेश की हो रही है, तो ये रहा मैप में उत्तर प्रदेश। कैपिटल लखनऊ है, मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, गवर्नर आनंदीबेन पटेल। राजकीय पक्षी सारस हो गया, पशु है बारहसिंगा, वृक्ष है अशोक का, पुष्प है पलाश, फल है आम। नारोरा न्यूक्लियर पावर प्लांट यहीं पर है। देश का 53वां या उत्तर प्रदेश का चौथा टाइगर रिजर्व ये बना था रानीपुर टाइगर रिजर्व। देश का 33वां या उत्तर प्रदेश का दूसरा एलिफेंट रिजर्व ये बना तराई एलिफेंट रिजर्व। अब कुछ करंट अफेयर्स हम रिवाइज जरूर करेंगे उत्तर प्रदेश से। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने पूरे राज्य में डीजी रोवर GNSS विशेष भूमि मापन अभियान को शुरू किया था। मतलब जमीन का सही माप और सीमांकन करना, बाउंड्री करना इसका उद्देश्य था। GNSS मतलब होता है ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट, सैटेलाइट की हेल्प से होगा ये। और उत्तर प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना शुरू की। और उत्तर प्रदेश के अयोध्या जिले के भदरसा कस्बे का नाम बदलकर भारत नगर कर दिया। अयोध्या जिले की खिलोनी सुचितागंज नगर पंचायत का नाम भी बदल के अभी माजवाला जी नगर पंचायत कर दिया। उत्तर प्रदेश पुलिस ने साइबर अपराध पर रोक लगाने के लिए विशेष अभियान ऑपरेशन साई वज्र शुरू किया। उत्तर प्रदेश सरकार ने अभी 15 जुलाई 2026 को, जब विश्व युवा कौशल दिवस था, उसी अवसर पर कौशल सेतु और कौशल सारथी नाम से 2 डिजिटल पोर्टल लॉन्च किए थे लखनऊ से। और उत्तर प्रदेश सरकार को लखनऊ के कुकरेल रिजर्व फॉरेस्ट में देश की पहली नाइट सफारी बनाई जाएगी लखनऊ में। उसके अलावा उत्तर प्रदेश स्थित प्राचीन बौद्ध स्थल सारनाथ, ये इंपॉर्टेंट है, अभी ये भारत का 45वां और राज्य का चौथा यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल बन गया है। और पारीछा बांध, ये उत्तर प्रदेश के झांसी में बेतवा नदी पर बना लगभग 150 साल पुराना बांध है। और अभी इसको वर्ल्ड हेरिटेज इरिगेशन स्ट्रक्चर की सूची में शामिल किया गया है, ठीक है। तो ये सारे प्रश्न आपके लेटेस्ट उत्तर प्रदेश से आते हैं, ध्यान रखना। और ये थी आज की हमारी करंट अफेयर्स की क्लास। कमेंट करके जरूर बताइएगा सेशन आपको कैसा लगा। अच्छा लगे तो प्लीज इसे सपोर्ट जरूर कीजिएगा। अपने दोस्तों के साथ में स्टडी ग्रुप में एक बार शेयर जरूर करना यार। बाकी डेली इनकी PDF आपको मिल जाती है, प्रैक्टिस के लिए क्विज आपको मिल जाती है अपनी क्रैक एग्जाम एप्लीकेशन में, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। बाकी चलो अभी कल के करंट अफेयर्स का हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल पहला प्रश्न पूछा था कि केंद्रीय कैबिनेट ने किस केंद्र शासित प्रदेश में जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट की परमानेंट बेंच को मंजूरी दे दी है, तो आंसर होगा लद्दाख। फिर पूछा था भारत सरकार ने फ्रेंड्स ऑफ माई भारत नाम से एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म कहां पर लॉन्च किया, तो आंसर होगा गांधीनगर में। और 5वें कोस्ट गार्ड ग्लोबल समिट 2027 की मेजबानी ये कौन सा देश करेगा, तो भारत करेगा। और इंडियन नेवी के द्वारा लॉन्च एंड रिकवरी सिस्टम टेस्ट प्लिंथ का उद्घाटन कहां पर किया गया, तो आंसर होगा विशाखापत्तनम में। फिर पूछा बिलोंगिंग अ जर्नी ऑफ लव ये किसकी आत्मकथा है, तो आंसर होगा सोनिया गांधी की है। इंडिया डे फेस्टिवल ये कहां पर शुरू हुआ, रशिया में। सिल्वर लोन के लिए खास ब्रांच खोलने वाली पहली नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी बन गई है पॉल मर्चेंट फाइनेंस। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया गया अभी 23 अगस्त को। और भारतीय सेना ने अदब और सकाफत लिटरेरी फेस्टिवल 2026 का आयोजन किया अभी कारगिल लद्दाख में।
और केंद्र सरकार ने किस शहर की पानी सप्लाई और सैनिटेशन इंफ्रास्ट्रक्चर को आधुनिक बनाने के लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ समझौता किया? तो आंसर होगा चेन्नई के लिए। बाकी चलो कल का भी होमवर्क प्रश्न देख लेते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल पूछा था इसरो ने गगनयान मिशन के तहत मिशन मित्र ये कहां पर शुरू किया? तो सही उत्तर होगा इसका लद्दाख। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब ये राज का आपका होमवर्क प्रश्न।